क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? एंड कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग। बढ़िया। आज हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। पढ़ा आपने ग्रेविटेशन? जो कल हमने बातचीत की, एस्केप वेलोसिटी वगैरह, ये सब घर जाके कुछ डिस्कस किया कि नहीं किया? गुड। समझ में आया? बढ़िया। हाँ, सो ग्रेविटेशन हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसके न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 99 पे। ओके। I hope everybody can see the screen. We are starting off with this last numerical. Last से start करते हैं, ठीक है? So give it a reading. मैं चाहूंगा आप इस last numerical को एक reading दें, चेक करें कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फटाफट। पढ़ लिया? क्या निकालना है? What do you have to calculate? Gravitational potential हमें calculate करना है, ठीक है? So I think ये है 12वां न्यूमेरिकल। आपको मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg। आपको रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। दैट कैन बी रिटन एज 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो हाइट है वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है। एंड द क्वेश्चन वांट्स यू टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, प्लीज रिमेंबर, वो v फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको v से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है -gm/r। सो देरी किस बात की है? फटाफट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आपको पता है छोटा r क्या होता है? छोटा r होता है r+h। क्या आपको पता है कि h की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है? सो r+2 टाइम्स r इज द h का वैल्यू। तो आपका v हो जाएगा -gm/3r। नाउ इफ यू विल चेक, आपके पास g गिवन है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है। आप सारी की सारी वैल्यूज में पुटअप कर सकते हैं और आप फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Was that simple enough? क्या ये चीज सिंपल थी? डायरेक्ट फॉर्मूला, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है।
क्या यहाँ पे ये नॉलेज काम आई कि छोटा आर का मतलब क्या होता है? क्या ये नॉलेज आपके काम आई, जो हम पिछले लेक्चर्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कभी कभी छोटा आर आर माइनस डी हो सकता है, कभी कभी छोटा आर आर प्लस एच हो सकता है, कभी कभी छोटा आर आर के बराबर हो सकता है। ये आप खड्डा खोद के जमीन के अंदर जाएंगे तब, ये आप जब जमीन से ऊपर जाएंगे तब, और ये आप जब जमीन पे होंगे तब। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए छोटे आर की जगह पे आपने आर प्लस एच कुछ किया, जिसमें कैपिटल आर आपके अर्थ का रेडियस था। इज दिस डन? पक्का? जी की जगह पे आप कितना पुट करेंगे? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, माइनस साइन रहने दीजिए यहाँ पे। मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और नीचे आपका 3 इंटू आर इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। If you solve this, -2.08 into 10 to the power 7 joules per kg should be your gravitational potential. Give me a yes or no if you understood this. चलो जल्दी, सबको समझा? पक्का? बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। टेक योर टाइम, गिव इट अ रीडिंग। टाइम लीजिए अपना, एक बार रीड करिए, लगे तो गिवन लिखने की कोशिश करिए खुद से। डन? क्या समझ में आया? क्या निकालना है? क्या लगता है आपको, क्या निकालना है? वेट ऑफ द प्लैनेट? प्लैनेट का वजन निकालना है, केवल लड़के का वजन निकालना है? बोलिए बोलिए बोलिए। प्लैनेट का वजन निकालना है कि लड़के का वजन निकालना है? प्लैनेट का नहीं बेटा, लड़के का निकालना है। लड़के का निकालना है किसी और प्लैनेट पे। ठीक है? एक लड़का है जिसका वजन 5.6 केजी वेट है अर्थ पे। हमें यह बताना है कि उसका वजन एक प्लैनेट पे जिसका मास 7 गुना ज्यादा है अर्थ का, और उसका रेडियस 2 गुना ज्यादा है अर्थ का, कितना होगा? सबसे पहले जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो वेट नाम की चीज होती है उसको बोला जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। आप ये बात साफ साफ देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बदल जाए, या मास ऑफ द प्लैनेट अगर बदल जाए, या मास ऑफ द या फिर रेडियस ऑफ द प्लैनेट बदल जाए, क्योंकि कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि आपका खुद का प्लैनेट। अगर आपके खुद के प्लैनेट का वजन और आपके खुद के प्लैनेट का रेडियस बदल जाए तो क्या आपका वेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या लगता है आप लोगों को? बोलो।
अगर आप यहां से मार्स नाम के प्लैनेट पे चले जाओगे तो मार्स नाम के प्लैनेट पे आपका वेट उतना ही रहेगा। मैं वेट की बात कर रहा हूं, वेट। आपका मास उतना ही रहेगा पर आपका वेट बदल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो 7 गुना है मास ऑफ द प्लैनेट के। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। How much will be its weight on a planet whose mass is 7 times of the earth? Sorry, ulta. Ulta. Mass of the planet is 7 times mass of the earth and radius of planet is 2 times radius of earth. ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपने इस वाले फॉर्मूले को 2 बार लगाना है। यानी कि आप क्या करोगे, वेट उस प्लैनेट पे कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ द प्लैनेट, छोटा एम रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर, वेट अर्थ पे कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ बॉय है जो बदलेगा नहीं। अर्थ पे रहिए या आप किसी और प्लैनेट पे चले जाइए, अगर अर्थ पे आपने 2 किलो आलू लिए तो किसी और प्लैनेट पे भी वो आलू 2 किलो के ही रहेंगे, बस वेट में फर्क आता है। इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं मैंने कैपिटल जी की वैल्यू दोनों तरफ सेम रखी है और मैंने छोटे एम की वैल्यू भी दोनों तरफ सेम रखी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप डब्ल्यू पी वेट उस प्लैनेट पे और वेट अर्थ पे, प्लीज ऐसा मत सोचिए डब्ल्यू पी वेट ऑफ द प्लैनेट है, नहीं। डब्ल्यू पी यानी कि वेट ऑफ दैट बॉय ऑन दैट प्लैनेट एंड डब्ल्यू ई इज द वेट ऑफ द बॉय ऑन अर्थ। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो साफ साफ आपको समझ में आएगा कि जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, छोटा एम और छोटा एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल एम पी आरपी का स्क्वायर विल बी, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई। अब आपको जो गिवन है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या गिवन है आपको, मास ऑफ द प्लैनेट इज 7 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ऐसे का ऐसा ही आप रख सकते हैं। प्लीज नोटिस करिए नीचे आरपी का स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 RE का स्क्वायर यहां पे लिखा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। यहां से एम ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/4 बचेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करना बाकी होगा। 7/4 ही बचेगा। कि हमने कुछ गलती कर दी। सही है, बढ़िया। यहां पे बच रहा है वेट प्लैनेट पे, वेट अर्थ पे, सो ये आएगा वेट ऑन अर्थ इंटू 7/4। कोई बता सकता है क्वेश्चन में वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख के 5.6 बराबर है। तो आप यहां पे करोगे 5.6 इंटू 7/4, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। 0.2, आई डोंट थिंक सो 0.2। इसको सॉल्व करके 0.2 तो नहीं आता है, 9.8 आएगा। पर टेक्स्ट बुक में हाँ 9.8 दिया हुआ है ना, टेक्स्ट बुक मैच हो रहा है यार, बराबर।
डन डनाडन, आया समझ में, आया, सिंपल था। बट सर वेट कैलकुलेट इन न्यूटन होता है, बहुत ही अच्छा डाउट है, बहुत ही अच्छा डाउट है, मैं इसी डाउट का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जो वेट है उसका जो यूनिट है वो आप मोस्ट प्रोबेबली यूनिट न्यूटन में देखते हैं, यानी कि एन में। पर आप कभी कभी वेट का यूनिट केजी वेट में भी लिख सकते हैं। पर अगर आप केजी वेट में नहीं सॉल्व करना चाहते, आप न्यूटन में जाना चाहते हो, तो उसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो केजी वेट को अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हो। आ रही बात समझ में? बट क्योंकि इसका इनिशियल आंसर भी केजी वेट में दिया हुआ है और फाइनल आंसर भी आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं केजी वेट में ही है, इसलिए हमने कन्वर्ट करने का फैसला नहीं लिया। आर यू गेटिंग इट? मैं जानता हूं बहुत लोगों ने ये चीज सुनी नहीं होगी, सुनी थी क्या? हम्म, नहीं सुनी थी, हाँ। तो अभी दिमाग में रखोगे ना, सुनी नहीं थी तो अभी दिमाग में रखोगे कि वेट को केजी वेट नाम के यूनिट में भी लिखा जा सकता है न्यूटन के अलावा। पर अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक केजी वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पास कितना केजी वेट है? आपके पास 9.8 केजी वेट है। अगर एक केजी वेट 9.8 न्यूटन है तो 9.8 केजी वेट कितने न्यूटन का होगा? इसको और 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। पर वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक ने ऐसा नहीं किया, हमको आंसर मिल चुका है। पर कभी अगर जिंदगी में आपको करना पड़े तो भूलिएगा मत। इज इट क्लियर क्लास? कैन वी मूव फॉरवर्ड? तैयार है आप अगले क्वेश्चन के लिए? कन्वर्ट करने से आंसर सही आएगा, ऑब्वियसली आंसर सही आएगा। कौन बोल रहा है आपको आंसर गलत आएगा? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको इस बात की संतुष्टि मिल रही है? हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे 10th क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, प्लीज लिख लीजिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने आपको ये होमवर्क किस खुशी में दिया है। लिख लो फटाफट। 10th क्वेश्चन होमवर्क। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ पता है ना? बस वो लगाने का, कैपिटल जी का वैल्यू निकालने का, ठीक है? या स्मॉल जी की वैल्यू भी पता होगी। स्मॉल जी का फॉर्मूला पता होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वो लगाओ, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओ, यहां से कैपिटल जी की वैल्यू निकाल सकते हो। लिखा सब लोग ने होमवर्क 10th क्वेश्चन के वहां पे? डन। हाँ, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक प्लैनेट है जिसका मास 6.4 इंटू 10 पावर 24 केजी है और उसका रेडियस 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। हमें यह बताना है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 केजी फ्रॉम द सरफेस टू द प्लैनेट इंफिनिटी। क्या कोई जानता है इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक ऐसी एनर्जी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके सरफेस से बाहर फेंक सकते हो, यानी कि इंफिनिटी पे फेंक सकते हो। और मैंने कल ही आपके दिमाग में क्लियर किया था, इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी नहीं होता। इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता। तो कोई बता सकता है ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हम ऐसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं? 10वें क्वेश्चन के लिए आप जी एम अपॉन आर स्क्वायर नाम का फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो यहां से g का फॉर्मूला आएगा GR² अपॉन m। सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, पुट करके आप इसका होमवर्क करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर जो प्लैनेट है उसका मास आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻24 kg। उस प्लैनेट का रेडियस आपको दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और आपको मास दिया हुआ है 800 किलोग्राम का। कृपया ध्यान से बात सुनिए, इस 800 किलोग्राम के मास को हमें कितनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस प्लैनेट से बाहर चले जाए। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर। बस काम खत्म, सब कुछ है आपके पास। कैपिटल जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना है प्लैनेट का 800 केजी। ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट पर है ना, हाँ तो इसलिए तो 800 केजी लिया है ना। 6.4 इंटू 10⁻24 इंटू ऑब्जेक्ट का मास कितने का है 800 का है, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितने का है 3.4 इंटू 10⁻6 का है। काम खत्म। उस प्लैनेट का खुद का मास, उस प्लैनेट का खुद का रेडियस, और उस मास को जिसको हमें इस प्लैनेट के बाहर फेंकना है, सब चीज क्वेश्चन में गिवन थी। कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद थी, बस आपको इसको पुट करना है, सॉल्व करना है, आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर जूल्स में। Was that simple enough? क्या ये चीज सिंपल थी? एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो काम हो जाएगा। हाँ तो बनाइए ना, हाँ आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ग्रेविटेशन चैप्टर लेने का, हेडिंग डालने का, पेज के ऊपर फॉर्मूला लिस्ट। अच्छा बनाया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही हर चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे तो खाली वो फॉर्मूला लिस्ट बार बार रिवाइज करते रहने का। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आने वाले हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन से आने वाले। फॉर्मूला पता है, पुट करो, खत्म करो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का, बढ़िया। चलिए, ये था हमारे लिए 9th क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द, हाँ चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इफ द रेडियस ऑफ मार्स इज इतना एंड मास ऑफ द मार्स इज इतना। कितना सिंपल क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कोई प्लैनेट है, उसका नाम मार्स है, उसका वजन है 6.4 इंटू 23 kg। ठीक है, उसका रेडियस है 3.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, which can be written as 3.4 into 10⁻6 मीटर। वो पूछता है बताओ इसका इस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। आपको फॉर्मूला पता है gm अपॉन आर स्क्वायर। काम खत्म। क्या आपके पास g है? सबको g का वैल्यू पता रहता है ना? अभी तक से तो मैंने 4-5 बार g का वैल्यू पुट कर दिया होगा, बराबर है ना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m क्वेश्चन में दिया है, रेडियस क्वेश्चन में दिया है। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क बनता है? आई नो सिंपल है, आई नो सिंपल है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलती करने वाले इंसान भी तुम ही रहोगे। ठीक है, आई नो इट्स सिंपल। ठीक है, बढ़िया। अमन का सवाल है सर मास को भी कन्वर्ट करना है क्या? क्यों अमन, मास को आप क्यों कन्वर्ट करोगे? व्हाई वुड यू कन्वर्ट मास? क्या आप भूल गए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर? क्या आप भूल गए कि हम MKS सिस्टम में सॉल्व करते हैं? मीटर, केजी, सेकेंड। मास हरदम केजी में रहना चाहिए, डिस्टेंस या रेडियस हरदम मीटर में रहना चाहिए, और टाइम हरदम सेकंड में रहना चाहिए। बढ़िया।
7वें क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। तैयार। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मास ऑफ द अर्थ इज इतना, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इतना। कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन में क्या निकालना? सैटेलाइट की स्पीड का मतलब क्या है? व्हाट डज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या है? क्या लगता है तुम लोग? सैटेलाइट की रफ्तार मतलब कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम निकालेंगे कौन सी वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी। याद आया? जिसका नाम था वीसी। कोई फॉर्मूला जानता है वीसी का? अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर। पर क्योंकि सैटेलाइट एक हाइट पे उड़ती है तो आप उसको लिख सकते हो जीएम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि छोटू आर जो होता है वो आर प्लस एच होता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। अब वापस चेक कीजिए, क्या आपके पास जी है? आपको जी रट्टा हो चुका होगा। मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है, हाइट दी हुई है 1000 किलोमीटर, सब कुछ पता है। पुट करना है, आंसर बताना है। बेटा भेजना है मुझे होमवर्क। हाँ, गिने चुने 5-10 लोग हैं जो भेजते हैं, बस जिनको इस बात की फिक्र है कि अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी बहुत हमारी कैलकुलेशन करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। वरना कैसा है कि मैं पूरा यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके दे देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन की रफ्तार बढ़ती है, मुझे अच्छा लगता है, आंसर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें अंडर रूट सॉल्व करना आता है? ये बात क्या तुमने कभी खुद से पूछी है? नहीं पूछी होगी आज तक। क्या तुम्हें पावर सॉल्व करने आते हैं? इस जी के वैल्यू में भी पावर है, इस मास के वैल्यू में भी पावर है, इस रेडियस के वैल्यू में भी पावर है, इसके ये 1000 भी पावर में लिखा जा सकता है, और वो भी 1000 किलोमीटर है। एच कितना है? एच है 1000 किलोमीटर, यानी कि 10⁶मीटर। क्या तुम्हें पावर सॉल्व करना आता है? क्या तुम्हें पावर्स का एडिशन करना आता है? ये सब सवाल के जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मैदान में कूदोगे। और तुम मैदान में कब कूदोगे? जब तुम होमवर्क करोगे। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि आइला मेरे को तो आता ही नहीं है। इधर तुम्हारी वाट कहां लगेगी पता है? इधर तुम्हारी वाट लगेगी, अंडर रूट है, उसके अंदर पावर है। आधे लोग को तो यही नहीं पता कि पावर को अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। सो बेटा, पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर था बचपन में। अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो कूदो, मैदान में कूदो। ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, खुद से करोगे तो होगा। सर को देख देख के करोगे, सर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तो मजा ही आता रहेगा, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इतना 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 इतना। तुम्हें लगता है मुझे क्वेश्चन राइटिंग पैड पे लिखना भी चाहिए कि तुम समझ गए क्वेश्चन में क्या करना है, कि तुम समझ चुके उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? 6 क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है एट अ हाइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है ना, जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, है कि नहीं फॉर्मूला? बराबर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं एक स्टूडेंट होता, जो मैं था, तुम्हें पता है मैं क्या करता, या मैं क्या करता था? मैं जी इंटू एम की वैल्यू डायरेक्टली रट्टा मार के बैठता था। सोच के देखो, मोस्ट ऑफ द जगह पे अगर अर्थ की बात हो रही है, ये क्वेश्चन भी अर्थ के ऊपर है, ये क्वेश्चन भी अर्थ के ऊपर है, तुम्हें इधर भी जी इंटू एम तो करना ही पड़ेगा, इधर भी तुम्हें जी इंटू एम तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना जी इंटू मास ऑफ द अर्थ को रट्टा मार के बैठ जाओ, जिधर भी दिखे पुट करने का, खुश होने का, टाइम बचत होगी हमारी। क्योंकि हर जगह पे हाइट सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है ना। 6 क्वेश्चन में कितनी हाइट पे घूम रहा है अपना बंदा? 6 क्वेश्चन में हाइट है 300 किलोमीटर।
पर आप सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन में देखो ना, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली सेम है, देखा। तो जब आपका क्वेश्चन अर्थ के लिए होगा तो जी इंटू एम की वैल्यू रट्टा मार के लिखी जा सकती है। क्या बोलते हो, आपको मेरी लॉजिक समझ में आया, मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जी इंटू एम की वैल्यू के बारे में मैं क्या बातचीत कर रहा हूं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बस सर मास कभी 5.98 होता है और कभी 6 होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे मास आपका 5.98 ही है। कहाँ आपको 6 दिख गया? सेवेंथ एट क्वेश्चन में मार्स है, अर्थ नहीं है। एट क्वेश्चन में मार्स है, मार्स का वजन तो अर्थ से अलग ही होगा ना। और कौन सा क्वेश्चन किया हमने? हाँ, यहाँ पे लिखा है 6 6 6, एक क्वेश्चन में, 12वें क्वेश्चन में 6 लिखा है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन किया हम लोगों ने? हाँ, आठ, 10th वाले क्वेश्चन में भी एक 6 लिखा हुआ है। पर ठीक है ना यार, 5.98 और 6 से इतना फर्क थोड़ी आने वाला है। एज अ स्टूडेंट उतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना। आया ना? डन, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इजीली। सिक्स क्वेश्चन में सिर्फ आपको हाइट याद रखनी है, 300 किलोमीटर है, कन्वर्ट कर लेना बेटा मीटर में, ठीक है। 300 इंटू 10⁻³ मीटर। जी तुम्हें पता है, एम तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, एच तुम्हें पता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। है भी क्या पांचवा क्वेश्चन? है, पांचवा है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सन दिया है, मास ऑफ द अर्थ दिया है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्स इज इक्वल टू जी, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ, अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कैपिटल जी आपको पता होगा, मास ऑफ द सन दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। करोगे ना पक्का? है ना, मैं इधर खुश हो रहा हूँ, होमवर्क पे होमवर्क दे रहा हूँ, इस उम्मीद में कि तुम बैठ के थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, अपना मैथमेटिक्स थोड़ा सुधारोगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बेहतर करोगे। करोगे ना पक्का? मेरे इज्जत का फालूदा तो नहीं करोगे ना? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथे, दो सैटेलाइट है ए और बी, जो दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं एक प्लैनेट के आजू बाजू। देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 1 घंटा एंड 8 घंटा रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट बी इज इतना। फाइंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ए। चलो इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट है ए, उसका टाइम पीरियड 1 घंटे का है। एक सैटेलाइट है बी, उसका टाइम पीरियड 8 घंटे का है। बी वाले सैटेलाइट का रेडियस 4 × 10⁻⁴ किलोमीटर का है। आर वाले सैटेलाइट का रेडियस पता करना है। उसके पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा टाइम पीरियड होता क्या है। क्या ये टी ए और टीबी क्या है? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? एक बार चक्कर काट के आने के लिए कितना वक्त लगा? जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन सन के आजू बाजू अर्थ चक्कर काट के आता है, वैसे ही ये सैटेलाइट किसी प्लेनेट के आजू बाजू चक्कर काटता है। तो दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट 1 घंटे में घूम के आ जाता है और एक सैटेलाइट 8 घंटे में घूम के आता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे हमारे टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ लोग से मैं बहुत खुश हूं, दे आर डायरेक्टली टेलिंग मी द फॉर्मूला। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कुछ लोगों से, क्योंकि वो लोग फॉर्मूला पे एम्फसाइज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल इज मोस्टली अबाउट फॉर्मूलाज इन सच टॉपिक्स। कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली चैट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूला लगने वाला है, मतलब उनको कंसेप्ट पता है, उनको समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड का एक ही टॉपिक तो सर ने कल पढ़ाया था और उसमें फॉर्मूला था, काम खत्म। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब आएगा। अगर आप यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। तो अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है। तो अगर ये सब चीज कांस्टेंट है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? वैसे ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यही अपना केप्लर्स का तीसरा लॉ है। केप्लर्स का थर्ड लॉ यही है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। किसी को अगर याद आएगा तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइम पीरियड पहले वाले का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड दूसरे वाले का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस पहले वाले का क्यूब अपॉन रेडियस दूसरे वाले का क्यूब? रेशियो ले सकते हैं हम लोग? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ या ना? अब ये भी टेक्निक बहुत बच्चों को नहीं पता होती। अगर कोई दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में होती हैं और उनकी दो जोड़ियां हैं तो उन जोड़ियों का डायरेक्टली रेशियो लेके बीच में इक्वल टू साइन लगा लो। अब वैल्यूज पुट कर दो। पहले वाले का टाइम पीरियड 1 है, दूसरे वाले का टाइम पीरियड 8 है, दोनों का होल स्क्वायर कर लो। आर ए पता नहीं, आर भी 4 इंटू 10⁴ है, इसका होल क्यूब कर लो, कर सकते हो। दोनों नीचे अगर स्क्वायर है और दोनों नीचे अगर क्यूब है तो उनका होल क्यूब हो सकता है। अब क्या, आर ए क्यूब में आपको इंटरेस्ट है, 1/8 का स्क्वायर चलेगा और 4 इंटू 10⁴ का क्यूब चलेगा, बराबर है। आर ए का क्यूब चल रहा है, कोई बता सकता है 8 8 जा कितना होता है? कैन बी टेल मी 8 8 जा कितना होता है? वेरी गुड। कैन बी टेल मी 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब समझता है किसी को? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64 इंटू 10। 4 की पावर है और पावर के ऊपर पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो ये पावर और ये पावर एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है ना? बराबर है ना? 4 प्लस 3, सही बोला? कितना होता है 4 प्लस 3? है ना? 4 प्लस 3 5 6 7, 7 लिखने का यहां पे, बिल्कुल सही ना? है ना? पक्का? चलो, मुझे लगा मान जाओगे। 4 ऐड नहीं होता बेटा, मल्टीप्लाई होता है। 4 3 12, ठीक है। यहां से 64 64 कैंसिल कर दूं, क्या बचेगा? आर ए का क्यूब विल बी 10⁻12, बराबर है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 10⁻12 का क्यूब रूट कितना आएगा? 10⁻4 किलोमीटर इज योर आंसर। चेक कर लीजिए।
है या ना? सिंपल इनफ। बढ़ा जाए आगे? कौन है बे? लास्ट स्टेप नहीं समझा। अभिषेक रोकड़े। अभिषेक रोकड़े, क्या आप ये वाले स्टेप की बात कर रहे हैं बेटा? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप? अच्छा, ये यहाँ पे क्यूब है ना बेटा? अगर कोई चीज क्यूब में होती है और वो दूसरी तरफ चले जाए तो वो क्यूब रूट हो जाती है ना? सुना कभी क्यूब रूट के बारे में? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं सुना? कुछ नहीं कर सकते बेटा फिर। होता है एक चीज होता है, उसको क्यूब रूट कहते हैं। 12 का क्यूब रूट 4 होता है, इसलिए 10⁴ आंसर। How many of you heard about this thing? Cube root, square root? सुना है ना बेटा? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सर सुना है पर कैसे करते हैं वो नहीं पता, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, सर सुना तो है पर कैसे करते वो नहीं पता। अभिषेक रोकड़े भी उन्हीं में आता है ना? और आप में से बहुत सारे लोग उन्हीं में आते हैं कि सर सुना है पर पता नहीं है। सो क्लास कैसा है, यूट्यूब नाम की एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत महान इंसान बना सकती है अगर आप अपना 15 से 20 मिनट दिन का यूट्यूब के ऊपर अच्छा काम करने के लिए बिताओगे तो। जैसे कि 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर याद रखना, 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट याद रखना। किसी को भी स्क्वायर रूट किसका याद होता है? 16 का स्क्वायर रूट 4, ये सबको याद होता है। 25 का स्क्वायर रूट 5, ये सबको याद होता है। पर अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 33, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अगर मैं तुझसे पूछूं कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 33, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तो तुम्हें ये सब चीजें अभी से ही, ऐसा नहीं है कि देखो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तुम्हें इसी के लिए तैयार कर रही थी कि एक दिन तुम 11वीं और 12वीं में आके ऐसी चीजें को हाँ बोलो, हाँ हाँ मुझे ये पता था। माइट बी पॉसिबल पढ़ाया गया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है पढ़ाया गया था, तुम्हें समझ में ना आया हो। कोई भी रीजन हो सकता है, पर क्या उस रीजन के ऊपर अभी बात करके मतलब है? नहीं मतलब है। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि YouTube इतनी बड़ी दुनिया है कि वहां पे आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। बस 15-20 मिनट लगाओ और जरूर देखो। गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? बढ़िया। चौथे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। एक बार जरा नजर घुमा लीजिए तीसरे क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको, उसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसको टोटल एनर्जी चाहिए। बराबर। सैटेलाइट का मास दिया हुआ है, सैटेलाइट की हाइट दी हुई है। बस हमें इसी दो चीजों की तो जरूरत है, मास और हाइट। बाकी तो हम खुद ही संभाल लेंगे। कितना है मास ऑफ द सैटेलाइट? बड़ा एम नहीं लिखना चाहिए, छोटा एम लिखना चाहिए। सैटेलाइट है ना, ऑब्जेक्ट है। कितना है? 2000 किलो।
ठीक है, हाइट कितनी है उसकी? 3600 किलोमीटर। आई होप आप ये 3600 किलोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है। आइए शुरू करते हैं, उसको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले भाई साहब को चाहिए काइनेटिक एनर्जी। बाएं हाथ का खेल है, जी mm अपॉन आर प्लस एच 2 टाइम्स, भूलिएगा मत। उसके बाद भाई साहब को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम एम अपॉन जस्ट आर प्लस एच। पर मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा है। मेरा दिमाग मुझे कहता है कि मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जरा घूरना चाहता हूं, और मैं इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को भी घूरना चाहता हूं, और मेरा दिमाग ऐसा बोलता है मुझे कि यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो लगभग सेम दिखता है, क्या मैं लिख सकता हूं 2 गुना ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी? चेक कर लीजिए। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसल होके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया काइनेटिक एनर्जी को 2 से। तो जो भी आप काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकालेंगे, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? बढ़िया। यस, बढ़िया। टोटल एनर्जी चाहिए उसको। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले वाले से काइनेटिक एनर्जी आएगी, दूसरे वाले से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। लास्ट एंड द फाइनल चीज पता है उसको क्या चाहिए? उसको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी का भी ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूं। माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, आंसर से चेक कर लो। जो भी टोटल एनर्जी का आंसर है, वही आंसर बाइंडिंग एनर्जी का भी है। चेक कर लो। जो आंसर काइनेटिक एनर्जी का है, उसका 2 गुना आंसर पोटेंशियल एनर्जी का है। 40.02 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 80.09 आएगा। चेक कर लो। आया ना? डन डना डन। पक्का। गॉट माय पॉइंट्स। आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ अर्थ वर मेड ऑफ वुड, बोलता है अगर अर्थ लकड़ी से बना होता, द मास of the wooden earth would have been 10% as much as it is now without change in its diameter. Calculate the escape velocity from the earth's surface. वाओ, क्या क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि मेरा स्क्रीन गायब क्यों हो गया? हाँ, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जरा मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देता हूं। जो मास ऑफ द अर्थ होगा, अगर वो लकड़ी से बना है, लकड़ी मतलब वुड से, वो होगा पहले वाले मास का 10%, यानी कि पहले वाले मास बाय 10। एक्चुअली लिखना कैसे चाहिए? लिखना चाहिए 10% ऑफ पहले वाला मास। सो व्हाट इज 10% ऑफ पहले वाला मास? 10/100 इंटू एम। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा m/10। चेक कर लीजिए। एक और चीज क्वेश्चन में साफ साफ बोलिए। डायामीटर लकड़ी से बने हुए अर्थ का और पहले वाले अर्थ का डायामीटर सेम है। इसका मतलब लकड़ी से बने हुए अर्थ का और पहले वाले अर्थ का रेडियस भी सेम होगा। अगर हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, तो हम आधे कार्यक्रम तो इधर ही निपटा सकते हैं। 2 gm/r।
मैं एस्केप वेलोसिटी, ये नॉर्मल वाली अर्थ की है, मैं एस्केप वेलोसिटी निकालूंगा वुडन वाले अर्थ की, तो इसी फॉर्मूले में 2g तो ऐसे ही रखूंगा, मास ऑफ वुडन अर्थ और रेडियस ऑफ वुडन अर्थ पुट कर दूंगा। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, वेलोसिटी एस्केप वुडन वाले की, वेलोसिटी एस्केप नॉर्मल वाले की, होल अंडर रूट लूंगा, 2gmw अपॉन आर डब्ल्यू इंटू पल्टी मारो r अपॉन 2gm, यहां से 2g आर डब्ल्यू और r कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम है। अंडर रूट में आपके पास बचता है मास ऑफ वुडन अर्थ अपॉन मास ऑफ नॉर्मल अर्थ। मास ऑफ वुडन अर्थ इज मास ऑफ नॉर्मल अर्थ बाय 10 इंटू, नीचे वैसे से भी m था, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ वुडन अर्थ बाय एस्केप वेलोसिटी इज √1/10। सॉल्व तो करना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी वुडन अर्थ का आएगा एस्केप वेलोसिटी नॉर्मल वाले अर्थ का अपॉन √10। एस्केप वेलोसिटी अपने नॉर्मल वाले अर्थ का होता है 11.2, √10 की वैल्यू होती है 3.162। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 3.54 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाया ना, सिंपल, बढ़िया। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन बिना कुछ बोले ना बिना कुछ समझाए मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, कृपया इस पे अपना दिल और जान लगाएं और जरूर सॉल्व करें। इसी के साथ ग्रेविटेशन चैप्टर की होती है समाप्ति। समझ में यह आता है कि चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े बहुत अगर न्यूमेरिकल्स आप रेगुलरली सॉल्व करोगे, फॉर्मूलाज अगर रेगुलरली याद करने की कोशिश करोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। होमवर्क में आप सब लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे होमवर्क भेजेंगे सॉल्व करने के बाद। कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कृपया करके ना करें। आज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लोगे, एग्जाम में क्या करोगे, इसलिए अभी से आपकी स्पीड बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लॉग बुक आता है तो लॉग बुक की मदद से कीजिए, नॉर्मल कैलकुलेशन आता है नॉर्मल कैलकुलेशन से कीजिए, पर कीजिए, मैदान में कूदना जरूरी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लोग जाएंगे। चंद्रप्रभा का सवाल है कि सर जेई में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 10% to 20% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगता है, पर अगर आपने फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है, कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता है, तो जो एक्स्ट्रा दिमाग लगता है उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। जेई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोग को ना इनिशियल फॉर्मूला पता है, बच्चे लोग को ना इनिशियल कंसेप्ट पता है, और डायरेक्टली जब जेई में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील करते हैं क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता होता। सो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले अपने बेसिक को तैयार रखिए। जेई में आने के बाद जब हम जेई शुरू करेंगे या हम जब जेई करते हैं तो फिर बेसिकली आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। राइट नाउ इफ यूल सी, हमने ऊपर के 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक हमने साउंड भी कंप्लीट कर लिया है, ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है, एंड मैग्नेटिज्म तक नीचे हमने कंप्लीट कर लिया। सही है, जो मैंने आपको अभी करके दिखाए हैं ये सब हमारे कंप्लीट है, राइट? अरे आधे लोग तो ऐसे नहीं है जिनको ये भी नहीं पता कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। बराबर है ना, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 4 चैप्टर अपने बाकी हैं,
आज 3 अप्रैल की डेट है, ऐसा समझ लीजिए कि और 10 या मैक्सिमम 12 दिन में ये 4 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, बिकॉज छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. So in the next lecture, we will be starting with the chapter number 6, that is called as mechanical properties of solid. उसके बाद we will be starting off with the thermal properties of the matter. तो हमारा पूरा का पूरा physics 1 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. Electromagnetic waves and communication system is just a very small chapter, and then we have the semiconductors. So most probably ऐसा समझ लीजिए कि और 10 से 12 दिनों में आपका पोर्शन कंप्लीट होने वाला है. अब आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका कितना बाकी है, वो आप देख सकते हैं. किसी को मैं क्या बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स? पक्का? मैं जानता हूं आप में से आधे लोग ऐसे हैं जो कल का लेक्चर बिना देखे बिना पीडीएफ खोले मुंह उठा के आज पहुंच गए हैं. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी अगर मैंने किसी को अभी फर्क पूछ लिया तो वो तक नहीं बता पाओगे आप. ठीक है, 3 केपलर्स लॉ का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है. तीनों केपलर्स लॉ बताओ, एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए केपलर्स के तीनों लॉ क्या है. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. विल स्टार्ट ऑफ विद न्यू चैप्टर कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ओके, चलो बाय.